तो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी ज्ञानदायिनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं नेहा प्रयागराज से, और यहाँ पर आज हम लोग संविधान की अगली क्लास करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि राज्य की कार्यपालिका, इसी के विषय में मैं बात करूंगी। यहाँ पर मैं लगभग राज्यपाल आज पढ़ाऊंगी। तो राज्यपाल क्या होता है, कैसे बनता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कौन इसका निर्वाचन करता है, मैं सारी बातें यहाँ पर आप सबको डिटेल में बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। मैं आज ये बात पहले ही कह रही हूँ कि बिना संघर्ष के किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले संघर्ष करना पड़ता है। लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल तक लगे रहते हैं, तब जाके उनको एक सरकारी नौकरी मिलती है। बिना संघर्ष के तो मतलब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि बिना संघर्ष के हम, आप या कोई भी व्यक्ति पैदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले 9 महीने संघर्ष माँ को करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं पैदा होते हैं। तो इसलिए हम जब पैदा हुए तो 9 महीने संघर्ष करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये तो पढ़ाई है। यहाँ पर तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक एक सीट पर कोई पोस्ट या कोई एग्जाम तो ऐसा होता है कि एक एक सीट पर लोगों को 1-1 हजार 2-2 हजार का कंपटीशन होता है कि एक सीट के पीछे 2-2 हजार लोग भागते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो आप लोग कोशिश करिए कि अच्छा कंटेंट जहां से प्राप्त हो। बाकी तो यूट्यूब तो ज्ञान का भंडार है, आप जहां भी पढ़ेंगे अच्छा ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप चाहे जिस चैनल से पढ़ें, जरूरी नहीं कि मेरा ही कंटेंट अच्छा है या मेरे ही चैनल का, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। पर जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं उनसे मतलब अनुरोध करूंगी कि वीडियो पूरा देखा करिए, तभी कुछ समझ में आएगा। 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देख के आप लोग स्किप कर देते हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि आगे क्या बताया गया है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि मैंने शुरुआत की और अच्छा ही हो। शुरुआत लोगों की धीरे धीरे ही होती है ना। अच्छा तो तभी होगा ना जब आप पूरा वीडियो देखते जाएंगे। एक सीढ़ी चढ़ने से छत नहीं पहुंच जाता, कोई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आप कहीं छत पे पहुंचते हैं, अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं 2 मिनट का वीडियो देख के मैं पूरे वीडियो का मतलब निचोड़ निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पूरे वीडियो में कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद आप कभी ना सुने हो, या कभी, क्योंकि बातें शेयर करने से या बातें कहने से ही लोगों को पता चलती हैं। अगर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसके आगे क्या पढ़ाई हूँ। चलिए, बकवास काफी हो गई। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। गर्मी बहुत है, और आप लोग गर्मी से बचने के लिए बस एक ही उपाय, स्टूडेंट लाइफ में पानी खूब पीते रहिए। अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करिए, आप लोग जितना हो सके। व्यर्थ में मत उसे गिराइए कहीं पर, अच्छे से बस पीने नहाने में ही यूज करिए। और चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। जैसा कि भाग 6 में दिया गया है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, या जैसे केंद्र की कार्यपालिका भाग 5 में दिया गया था, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका भाग 6 अनुच्छेद 152 से 167 तक दिया गया, 167 तक। भारतीय इसका यहाँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से पढ़ देती हूँ। बस जैसे मैं बता रही हूँ कि राज्य की कार्यपालिका में, जैसे वहां पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति था, तो यहाँ की राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा। पर नाम मात्र की कार्यपालिका किसके पास होगी? तो राज्यपाल के पास होगी। वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होगी? तो वो मुख्य या मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद से मिलकर ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसलिए मंत्रिपरिषद आप बोल सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करता है। ये सारी बातें पहले इसमें शुरुआत में दी गई। वैसे तो देख सकते हैं, भाग 6 को राज्यों का संविधान के रूप में जाना जाता है। वैसे तो जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग है, परंतु अभी तक यह एकमात्र ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान था, अभी तक, मतलब 2019 तक। उसके बाद फिर इसे मतलब जब अनुच्छेद 270 हटाया गया, तो वहां से इसका अपना संविधान भी हट गया, और फिर आके भारत के संविधान से ही इसको भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान है। मैं इसमें सब कुछ नहीं बताऊंगी कि आप सोचे इतना सारा डिटेल बताऊंगी। इसमें देखिए पहले से ही इंपॉर्टेंट लाइन खींच दी गई है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे फोकस करिए। तो जैसे भारत में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान है। संघ की तरह ही राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। राज्यपाल राज्यों की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कार्यपालिका में ही निहित होती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री पर ही निहित होती। सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद समूह। अब राज्यपाल, आइए देखते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक ही व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल थे। उदाहरण आप समझ सकते हैं। चीजें अपने आसपास खोजा करिए।
दूसरे राज्य में जाने से बेहतर है पहले आप अपने राज्य की चीजें खोजिए कि कहीं हमारे ही राज्यपाल जो है वो दो राज्यों के राज्यपाल तो नहीं है, तो थी अभी तक कि वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की भी थी। तो जैसा देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्तियां और योग्यताएं, इसमें तो मतलब थोड़ा डिटेल दिया है, मैं आपको ऐसे मतलब नॉर्मल बता देती हूँ कि राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में यहाँ राष्ट्रपति का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है, क्योंकि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार या तहत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल नियुक्त होने का योग्य होगा। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। जैसे मैंने अपने नोटबुक में नोट किया है कि राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। संविधान निर्माण के समय कुछ सदस्यों ने इसके चुनाव का सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, तो बात वही है घुमा फिरा के कहने की, पर थोड़ा सा मैंने जैसे डिटेल किया तो मैं यहाँ पर जैसे बताऊंगी तो आप लोग यही सोचेंगे कि अरे फालतू समय, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। पदावधि, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इस तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ही रहता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, धारण करता है, परंतु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 156(3) में ये बात कही गई कि जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। किसी राज्यपाल को उसके दूसरे कार्यकाल के लिए जो पुनः नियुक्ति होती है ना, पुनः नियुक्ति किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे जितनी बार राज्यपाल बन सकते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है कि बस आप एक ही बार राज्यपाल बनेंगे, आप दोबारा राज्यपाल नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पद की अवधि पूर्ण होने से पहले भी वो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। तो राज्यपाल अपना जैसे त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अनुच्छेद 156(2) के तहत ये बात कही गई है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम होते हैं न्यायाधीश, जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के बाद कुछ 6 वरिष्ठ लोग होते हैं वहां पर, जो लगभग मुख्य न्यायाधीश के समान ही माने जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, पद की शर्तें क्या क्या होंगी, तो जैसे देख सकते हैं, राज्यपाल संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। जो राज्यपाल होता है वो संसद के किसी सदन, न विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है, या समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 158(1) के तहत ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और ये बातें आप लोगों को याद भी करना है, क्योंकि आरओ 2022 का जो एग्जाम लगभग दिसंबर में होना है, उसमें लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो एक स्टेटमेंट दे देगा, उसका अनुच्छेद दे देगा कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से सुनिए, या आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से अच्छे से पढ़िए। मेरा बस इतना ही कहने का मतलब है कि जहां से भी इस तरह के, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अक्सर, क्योंकि आरओ यूपी आरओ है, तो केवल यूपी से मतलब रिलेटेड रहता है, तो यूपी से ज्यादा कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो ये राज्यपाल हैं, तो जैसे यूपी के विषय में पूछा या कुछ भी, तो आप इसे बता सकते हैं अच्छे से। आगे है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। जैसे राज्यपाल है तो इसके अलावा वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 158(2) के तहत कही गई है ये बात। प्रत्येक राज्यपाल या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा और जनता की सेवा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 159 के तहत ये शपथ, इसलिए संविधान की जो अनुसूचियां है ना, अनुसूची 3 में शपथ की बात कही गई है, पर वहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शपथ की बात नहीं कही गई है, क्योंकि इनके अनुच्छेदों में बात कही गई। तो अनुच्छेद 159 के तहत ये बात कही गई है। वेतन और भत्ते इनके आप देख सकते हैं, राज्यपाल के वेतन और
भत्तों और उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा की जाती है। यह संसद द्वारा करती है, संसद स्वयं करती है। ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन का प्रावधान किया गया है। वह निःशुल्क आवास का अधिकारी होता है। ये सारी बातें तो आप लोग जान ही रहे लगभग। आगे देखते हैं, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, जैसे कोई भी बात राष्ट्रपति कहता है तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो यह अनुच्छेद 158(3) के तहत कही गई। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और राज्य विधानमंडल का उस पर मतदान का अधिकार नहीं है। जैसे होता है ना कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते पे कोई कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि वो राज्य की संचित निधि के द्वारा दी जाती है। राज्य के कार्य व शक्तियां, राज्य के कार्य व शक्तियां क्या क्या है, तो जो राजनयिक और सैन्य संबंधी शक्तियों को छोड़कर राज्य में राज्यपाल को लगभग वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद आप लोग जरूर याद करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो केंद्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ये राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इनकी शक्तियां हैं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती और वह उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है, अनुच्छेद 154 के अनुसार। अगला है, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहीं पर मीटिंग करने जाएंगे तो राज्यपाल के ही नाम से होंगे। आनंदीबेन पटेल जी वहां पर या तो उपस्थित रहेंगी या उनके नाम से ही सारी व्यवस्थाएं या सारी संबंधित कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सारे राज्यपाल के ही नाम से होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। जैसे वहां पर राष्ट्रपति था कि राष्ट्रपति क्या कर प्रधानमंत्री से कोई भी प्रशासन संबंधी जानकारी या विधान, वहां था लोकसभा संबंधी कोई भी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकता है मुख्यमंत्री से, और यहाँ पर वहां पर प्रधानमंत्री से, यहाँ पर मुख्यमंत्री से। अगला है, राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं कंटेंट है, और यहाँ पर ये आप बिल्कुल याद कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 167 के तहत ये बात कही गई, राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवा सकता है। इसे आप नोट कर सकते हैं अपने दिमाग में बिल्कुल कि ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस प्रकार वह मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल सुनिश्चित करेगा सामूहिक उत्तरदायित्व की। जैसे त्याग पत्र होता है ना, जैसे व्यक्तिगत त्याग आप देंगे तो केवल व्यक्तिगत ही जाएगा, अगर सामूहिक में किसी प्रकार का हुआ तो वो सामूहिक फिर मुख्यमंत्री तक निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब मंत्रिपरिषद का विघटन या निलंबन हो जाता है तब राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आरओ पीसीएस सब में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या क्या हैं, तो राज्यपाल के पास जैसे मोटा मोटा बताया जाए, जैसे राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को भी क्षमा दान करने की शक्तियां हैं, तो राज्यपाल के पास सिर्फ मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी और शक्तियां हैं, बल्कि राष्ट्रपति से अधिक राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, परंतु मृत्यु दंड न होकर बाकी सारी शक्तियां हैं। और भी कई शक्तियां राष्ट्रपति से अधिक राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं। जैसे देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत दिया गया है। ये प्रश्न याद करने लायक है, इसलिए इसमें देखिए पहले से ही पेन का टिक लगा हुआ है कि ये प्रश्न याद करने लायक है। आगे देखते हैं, राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद, जैसे वहां पर केंद्र का प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वैसे राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। राज्यपाल जैसे आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो ये जैसे मुख्यमंत्री को यहाँ पर बर्खास्त भी कर सकती हैं, उनके वह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बर्खास्त कर सकती हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल याद रखिए, एकदम लिख लीजिए, कहीं पर लिख के ऐसे चिपका लीजिए कि राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। जैसे पहली महाधिवक्ता करता है राज्य के महाधिवक्ता के, क्योंकि इनके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है, राज्य लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग की नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों
अध्यक्ष की भी करता है और सदस्यों की, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की भी और अन्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये तीन जो यहाँ पर लिखे ये तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि इन्हें हटा राष्ट्रपति सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। ठीक है। राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों के विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को नाम वहां पर कर सकता है या नामनिर्दिष्ट कर सकता है कि कौन कौन वहां रहेंगे। तो जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, अनुच्छेद 171(5) के अंतर्गत। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख सकते। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है, वह स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है। विधायी शक्तियां क्या क्या है, तो यहाँ पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत कहा गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, जैसे वहां पर राष्ट्रपति को शक्तियां, वैसे यहाँ पर राज्यपाल को सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, विधानमंडल का विघटन करने का अधिकार अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य को दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन या एक से अधिक या तथा दोनों सदनों में समावेशित भाषण करने या आदेश भेजाने का अधिकार 175 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में कोई आदेश भेज सकता है। जैसे राज्यपाल किसी विधेयक लंबित पड़ा, बहुत दिन से पड़ा है, तो उसमें वो आदेश भेज सकता है कि इसको आगे बढ़ाइए या इसको जैसा भी कुछ करना होगा उसमें वो बता सकता है। राज्यपाल के संबंध में कोई आदेश दे सकता है कि इस विधेयक को या तो आगे दीजिए या तो रद्द कीजिए, संदेश दे सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक को संसद या सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात पारित किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। जैसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, फिर वहां से आया, अब पुनर्विचार कर, तो फिर उसके लिए बाध्य होगा कि अब इसको पारित ही करना पड़ेगा। ठीक है। राज्यपाल, यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। कोई किसी का मतलब जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकता है कि कोई विधेयक, तो बिल्कुल अनुमति नहीं देगा, क्योंकि हमारे राज्य का सबसे, जैसे न्यायाधीश में सबसे ऊपर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में तो हाईकोर्ट राज्यों में होती है, और केंद्र में जैसे सुप्रीम कोर्ट, वो तो पूरे भारत में सबसे ऊपर है। अगला देखिए, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य विधानमंडल के किसी राज्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर अपना निश्चय देता है कि ये राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य विधानमंडल किसी अयोग्यता है कि नहीं है, ये राज्यपाल ने किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को विधानसभा में पुनः स्थापित करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक में जैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, वैसे राज्य में मतलब विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में ही धन विधेयक पारित होगा, जैसे वहां लोकसभा में पारित होता है, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के अधीन यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। ठीक है। अब देखिए राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या क्या है। राज्यपाल के अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए उससे कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि उसे विशेषाधिकार राष्ट्रपति से अधिक है, सिर्फ मृत्यु दंड पर उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो मृत्यु दंड को कम कर दे। कम करने का मतलब कि मृत्यु दंड से हटा दे, ऐसा कुछ नहीं। राज्यपाल के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, पहला। दूसरा, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती और न ही किसी न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जा सकते, चाहे वो जितने कत्ल करे बैठा हो। अगर वो राज्यपाल है तो उसे, जब तक वो राज्यपाल रहेगा तब तक उसे ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना तो उसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती, कुछ भी नहीं किया जा सकता। या वो अपने पद पर रहकर कि मतलब कुछ
कुछ गलत कार्य कर दिया तब भी उसे कुछ गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगला है पद धारण करने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व उसे 2 माह या 2 माह की पूर्व सूचना देनी होगी। जैसे पद ग्रहण करने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही कर दी गई तो उससे कार्यवाही शुरू करने से पहले उसे 2 माह पहले सूचना देनी होगी कि हम तुम्हारे प्रति ये कार्यवाही करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया है और ऐसा ही है, आप याद कर सकते हैं अच्छे से। अध्यादेश जारी करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। आरओ की परीक्षा आ रही है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है शायद उन्हें नहीं पता होगा, जो पुराने होंगे तो लगभग सारी बातें पता ही होती हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद 123 में थी। आप यहाँ से मतलब अंतर भी निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है या प्रदान है। तो मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है। जब कोई जैसे आकस्मिक कोई कार्यवाही लागू करना है या कोई विधेयक पारित करना है तो अध्यादेश जारी करके पारित कर दिया जाता है। राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। जैसे मैंने बोला समाधान हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। अगला देख लेते हैं जल्दी से। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का विस्तार उन्हीं विषयों तक होगा जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल नियम बना सकती, अर्थात राज्यपाल 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकती है। जैसा कि केंद्र को या राष्ट्रपति को ये वो राज्य की जो ये 7वीं अनुसूचियों के राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर राज्य की सूची में अगर कार्यवाही या विधेयक कोई पारित करना है तो वो पूछकर पारित कर देगा, लेकिन राज्य संघ की सूची में विधेयक पारित नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, जिनको अब देखिए कौन कौन से विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझाता है या समझता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल किसी विषय को संरक्षित कर सकता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अनुच्छेद 213(2) के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा मतलब पसीना निकल रहा है। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यादेश को अभी अधिनियम या अधिमान्य घोषित करना। कब ये इसे कोई भी जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो अभिधिमान्य की मतलब कितनी अवधि के लिए ये मान्य होगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि यदि राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है या इसे कपट पूर्वक राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति के बदले में प्रयोग किया जाता है तो न्यायालय अध्यादेश को अवधिमान्य भी घोषित मतलब शून्य घोषित कर देगी। उसे मतलब इसका कहने का मतलब है कि उसे शून्य घोषित कर, इससे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर रोक लगाई गई है। जैसे अब कोई भी जैसे संसद सदन कोई भी बैठक पे नहीं है तो राज्यपाल अपने लाभ के अनुसार या मतलब कुछ भी अध्यादेश जारी कर दे तो वो तो फिर जारी हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ये व्यवस्था की है कि अगर वो कपट पूर्वक या अपने विधानमंडल की विधि बनाने की शक्तियों बदले में प्रयोग किया जाता है या कुछ भी ऐसा तो उसे शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, अगला है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा विधान परिषद वाले राज्यों में सदनों के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन नहीं होगा। जैसे वहां पर 6 माह था, यहाँ पर 6 सप्ताह। यदि 6 सप्ताह से पूर्व ही विधानमंडल उसे पारित कर देती है तो वह स्थायी अधिनियम बन जाता है, और यदि विधानमंडल उसे अस्वीकार कर देती है तो अध्यादेश तत्काल समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल आदेश द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। अब आते हैं देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने तथा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियां होंगी, लेकिन मृत्युदंड को कम करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्षमा करने की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, और विशेष परिस्थितियों में न्यायालय इस शक्ति का परीक्षण कर सकती है। जैसे आप सोचे कोई उनके सगे संबंधी हैं
तो अगर वो सोचे कि लाओ हम इनका मतलब लघुकरण कर दें, परिहार कर दें थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि बस कर दिए तो हो गया। उसके लिए न्यायालय इस शक्ति का परीक्षण भी करेगी कि कहीं इन्होंने ऐसे ही तो लाभ नहीं उठा लिया है। विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां, तो इसमें देखिए स्पष्ट है, कुछ चीजें स्पष्ट दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं राज्यपाल को संविधान में स्पष्टता कुछ विशेषाधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका प्रयोग मंच परिषद की सलाह के बगैर करता है। क्योंकि विवेकाधीन है भाई, विवेक से है, तो जैसे जबकि राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को अप्रत्यक्षता भी कुछ विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए राष्ट्रपति से ज्यादा राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग वह परिस्थिति के अनुसार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 163 से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार संबंधी शक्तियों में प्रयोग में सलाह नहीं देगी। मंत्रिपरिषद बिल्कुल सलाह नहीं दे सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां क्या है, तो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रेरित करना। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 200 के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्णय राज्यपाल के पास होता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। यही मैं उस समय बात कहने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा आगे यहाँ पर है तो मैं आगे। अनुच्छेद 213 के अधीन किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखना अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा आपके पास। अप्रत्यक्ष विवेकाधीन कौन कौन सी, तो देखते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति यदि किसी एक दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो तो वहां पर विवेकाधीन से कर सकता है कि किसी मुख्यमंत्री नियुक्त करना है। बहुमत का समर्थन खो देने वाले मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर विधानमंडल को बर्खास्त करना। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के किस मतलब की स्थिति में अंतर क्या क्या है आप देख सकते हैं। संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल दोनों की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की है। इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी है, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि राज्यपाल नाम निर्देशित होता है। नाम निर्देशित क्यों होता है, क्योंकि प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो कभी भी हटा सकता है। जैसे आगे है, राष्ट्रपति सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य, अर्थात उसे विवेक की शक्तियां प्राप्त नहीं है, जबकि राज्यपाल को कतिपय मामलों में विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि मंत्रिपरिषद उसमें सलाह दे तभी वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का निर्वहन करे। वित्तीय शक्तियां आप देख सकते हैं, जैसे देख लीजिए राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्राप्तियां और व्यय का विवरण विधानमंडल में रखवाता है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा। जितनी 3 चॉइस जगह लिखी तीनों की तीनों, और मेरी भाषा पे मत जाया करिएगा। मैं गांव की रहने वाली हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज भी करिए। आप ये मत सोचिए कहीं पर भी इंग्लिश का टर्म तो आप यूज ही नहीं करती हैं। भाई हिंदी आती है और हिंदी से ही पेपर देना है, तो जहां पर इंग्लिश जैसा कोई टर्म होता है कि वो इंग्लिश में पूछा जाता है तो मैं उसे जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कौन से टर्म इंग्लिश में पूछे जाएंगे। अब यहाँ वित्तीय शक्तियों को तो पूछेगा नहीं कि फाइनेंस पावर, तो आप इस मतलब इतना तो वित्तीय शक्तियां तो समझ ही रहे ना। और अगला है कि विधानमंडल में किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश की जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 203 के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है अनुच्छेद 207(1) के अंतर्गत। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है और वह इसे अग्रिम निधि निकाल सकता है। ये इनकी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां, इन्हें पहले निकाल सकता है, अग्रिम निधि का निकाल सकता है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 के अनुसार दिया गया है। तो किसी के मृत्यु दंड के मामले में वह क्षमादान नहीं कर सकता, पहले ही मैंने बताया, बाकी सब कुछ कर सकता है। सजा को छोटी कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है, सजा में विलंब कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड के मामले में वो क्षमादान नहीं कर सकता। ये सिर्फ शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर इतना निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं है, तो यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं वहां नहीं बताती हूँ। ये भी नहीं है राज्यपाल की स्थिति क्या होनी चाहिए, आप सभी जान, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि राज्य की मंत्रिपरिषद शक्ति किस अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अब मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कोई भी कृत्यों के सिवा अन्य कार्य कोई भी अपने विवेकाधीन संबंधी कृत्यों के सिवाय कोई भी कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद का गठन
बहुत पूछता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, देख सकते हैं। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल कभी भी मंत्रियों को हटा सकता है, ये बात याद रखिए। केंद्र में राष्ट्रपति हटा सकता है और राज्य में राज्यपाल हटा सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कई बार ये बात आ गई। हाँ, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री ही करेगा, फिर राज्यपाल नियुक्ति तो करवा देगा, लेकिन जो बंटवारा होगा वो मुख्यमंत्री ही करेगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में जोड़े गए उपबंध एक एकानुसार क्या क्या बातें कहेंगी, 15% से अधिक नहीं होंगी। कुल विधानसभा मतलब विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, क्योंकि यही बात केंद्र में भी लागू की गई, इसलिए इसे आप याद कर सकते हैं। परंतु मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं ये अपवाद है। अपवाद जहां होगा मैं बताती हूँ। आप ये कुछ चीजें आप पढ़ सकते हैं, जैसे जनजाति कल्याण मंत्री कौन, तो अनुच्छेद 164 के अधीन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजाति के कल्याण के लिए एक मंत्री की व्यवस्था की गई है, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के भी कार्य कर सकेगा। इनकी थोड़ी सी और कहानी है, पर वो कहानी यहाँ पर बताना सुनिश्चित नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता भी याद कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं राज्यपाल का प्रसाद परामर्शदाता कौन होता है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाता है। जब किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो मुख्यमंत्री के चयन तथा उसकी बर्खास्तगी में राज्यपाल की भूमिका अहम तथा विवादास्पद हो जाती है, क्योंकि फिर ये होगा ना कि भेदभाव कर रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री नहीं चुने, वो हो गए हमें नहीं चुने। ठीक है, आप यहाँ ये भी देख सकते आते हैं, तो फिर वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आप लोग तो देखते भी नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार दिया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता हुआ राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मतलब अब पाने का हकदार होता है। वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। अब आप लोग कमेंट करिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना है। ठीक है, महाधिवक्ता का कर्तव्य क्या होगा, तो महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह दे तथा राज्यपाल द्वारा निर्देशित अन्य विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करे, अनुच्छेद 165(2) के अनुसार। और इसमें यह भी बात कही गई कि अनुच्छेद 177 या 177 के अनुसार महाधिवक्ता को जो राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों में बोलने की, बैठने की, भाग लेने की सब तरह का अधिकार है, पर मत देने का उसे अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा मेंशन किया, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें शॉर्टकट में दिया है। आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे नोट्स उपलब्ध करा दूंगी। तो इसमें सारा कुछ चार्ट में दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप याद कर सकते हैं कि राज्य 7वीं अनुसूची में कौन कौन कितनी सूचियां हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में वर्णन, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के उपबंध में संसद की विधायी शक्तियां हैं। ऐसा ऐसा है। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों से मैं देखिए, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी कि मैं कितनी बुक लेके बैठती हूँ। तो एक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बुक नहीं दिखाऊंगी कौन सी है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि 3 कितने हैं, जहां से मैं नोट्स लेती हूँ 4 5, और ये इसको दिखा सकती हूँ मैं, इसको रख देती हूँ। ये सब ये मैं दिखा सकती हूँ। ये लक्ष्मीकांत है। ठीक, ये लक्ष्मीकांत है। और तो यहाँ पर ही मैं अपना वीडियो रोकती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। मैं आप लोगों को बस जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।